नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट में। मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर से जुड़ी हुई है। उस ड्राइवर का नाम था रामू यादव। ये कोई फिल्मी किस्सा नहीं है, बल्कि उसके साथ घटा हुआ असली हादसा है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और रोमांचक कहानियां लाता रहूं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है रामू यादव। मैं करीब 20 सालों से ट्रक ड्राइविंग कर रहा हूं। मेरा घर झारखंड के हजारीबाग इलाके में है और आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो महज कोई कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का वो डरावना हादसा है जिसकी याद आज भी मेरी रूह तक को हिला देती है। ये बात लगभग 4-5 साल पहले की है। उन दिनों मैं रांची से देवघर तक सामान ढोने का काम करता था। ये रास्ता लंबा और सुनसान था। कई हिस्सों में घना जंगल और वीरान सड़कें पड़ती थीं। मेरे साथ उस समय मेरा खलासी भी हुआ करता था, मुकेश नाम का लड़का। उम्र में छोटा था लेकिन होशियार और समझदार। उस रात हम रांची के एक गोदाम से लोहे की रॉड्स लाद कर निकले थे। हमारा माल अगले दिन दोपहर तक देवघर पहुंचाना था, इसलिए मैंने और मुकेश ने तय किया कि पूरी रात ट्रक दौड़ाएंगे और सुबह तक पहुंच जाएंगे। रात का वक्त था, करीब 10 बज चुके थे और हम बरही के पास की सड़क पर थे। मैं गाड़ी संभाल रहा था और मुकेश खिड़की से बाहर झांकते हुए धीरे धीरे कोई धुन गुनगुना रहा था। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक एक भी गाड़ी नहीं। चारों तरफ घना अंधेरा और बीच बीच में जंगल के ऊंचे पेड़ ऐसे लगते जैसे हमें रोकना चाहते हों। अचानक मुकेश बोला, भैया, रात में सफर की आदत तो हो गई है, लेकिन कुछ रास्तों की खामोशी बहुत भारी लगती है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैं हंसकर बोला, डरना सीखोगे तो ड्राइविंग कैसे करोगे? सड़कें डराने के लिए नहीं होती, सिखाने के लिए होती हैं। लेकिन उसके बाद मैं भी चुप हो गया, क्योंकि सच कहूं तो उस रात का रास्ता वाकई कुछ अजीब सा लग रहा था। ठंडी हवा ट्रक के खुले शीशों से अंदर आ रही थी। हेडलाइट सामने की झाड़ियों और पेड़ों पर पड़कर ऐसे दृश्य बना रही थी जैसे कोई छुपा हो वहां। करीब 11:30 बज चुके थे। हमें निकले हुए 3 घंटे हो गए थे। मुकेश ने कहा, भैया, अगर आगे कोई ढाबा मिले तो रुक जाएं। भूख भी लगी है और नींद भी आ रही है। मैंने कहा, हाँ, थोड़ा आगे जमुई मोड़ पर एक पुराना ढाबा है, वहीं चलते हैं। जैसे ही हम बढ़े, सच में थोड़ी दूरी पर एक जर्जर सा ढाबा दिखा। कोई बड़ी रोशनी नहीं थी, बस एक टिमटिमाता बल्ब जल रहा था और बाहर 2-3 ट्रक खड़े थे। मैंने ट्रक साइड में लगाकर इंजन बंद किया। इंजन के रुकते ही माहौल और भी खामोश हो गया। ढाबे के बाहर 2-3 आदमी खटिया पर लेटे थे। एक बूढ़ा आदमी चूल्हे पर चाय बना रहा था। हम नीचे उतरे। मुकेश ने गाड़ी के चारों टायर चेक किए और बोला, सब ठीक है भैया, कोई कंकर वंकर फंसा नहीं है। लेकिन तभी मेरी नजर ढाबे के पीछे गई। वहां अंधेरे में कुछ हलचल सी हुई थी, जैसे कोई खड़ा होकर हमें घूर रहा हो। मैं हंसते हुए बोला, अरे मुकेश, तू तो ऐसे टायर और लाइट चेक करता है जैसे अभी ट्रक नहीं हवाई जहाज उड़ाना हो। मुकेश मुस्कुराया और बोला, ड्राइवर जी, असली खलासी वही है जो साथ बैठे आदमी की जान बचा ले। बाकी सब काम तो कोई भी कर सकता है। हम दोनों हंसते हुए सड़क किनारे एक ढाबे पर रुके। वहां की खाली चारपाई पर बैठकर चाय का ऑर्डर दिया और साथ में अंडा भुर्जी और पराठे भी मंगवाए। भूख इतनी थी कि खाना देखते ही हमने झटपट सब खत्म कर दिया। खाने के बाद हम थोड़ी देर वहीं बैठे गप्पे मार रहे थे। तभी एक पुराना ट्रक आकर ढाबे पर रुका। उससे एक 50-52 साल का आदमी उतरा। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखों में नींद और सालों का अनुभव दोनों साफ झलक रहे थे। उसने पास आकर पूछा, भाई किधर जा रहे हो? मैंने कहा, दंतेवाड़ा। वो कुछ देर हमें घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, यही रास्ता लोगे? मैंने हंसकर कहा,
हाँ चचा, यही तो सीधा रास्ता है। अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आवाज भारी और धीमी थी। इस रास्ते से रात को जितने भी गए हैं उनमें से बहुत कम ही वापस लौटे हैं। यह सुनकर मैं और मुकेश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, चचा आप तो मजाक कर रहे हैं, हम तो रोज यही रूट पकड़ते हैं। लेकिन वो आदमी तनिक भी नहीं हंसा। उसकी आंखों में मजाक की जगह गहरी चिंता थी। वो बोला, मजाक नहीं कर रहा बेटा, तुम दोनों पहली बार इस वक्त अकेले जा रहे हो, यही काफी है। मुकेश थोड़ा गंभीर होकर बोला, पर चचा आखिर ऐसा क्या है इस रास्ते पर? वो बुजुर्ग धीरे से पास वाली चारपाई पर बैठ गया। उसकी सांस भारी थी, आवाज फुसफुसाहट जैसी। बेटा, ये जो सड़क है ना, अब इसे ड्राइवर लोग सूंघा मार्ग कहते हैं, क्योंकि यहां गाड़ी ले जाने से पहले लोग हवा को सूंघते हैं। अगर जरा सी भी सड़न की गंध महसूस हो तो समझ लो रास्ता नहीं, मुसीबत की सुरंग है। मुकेश बीच में बोल पड़ा, चचा आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? उस बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी तक नहीं आई। वो ठंडी आवाज में बोला, डराने के लिए नहीं कह रहा बेटा, मैंने खुद 3 साल पहले इसी रास्ते पर ऐसा हादसा झेला है कि तब से रात को इस तरफ आता ही नहीं हूं। मैंने धीरे से पूछा, चचा आखिर हुआ क्या था उस रास्ते पर? वो बूढ़ा ड्राइवर गहरी सांस लेते हुए बोला, करीब 3 साल पहले की बात है बेटा। मैं भी तुम्हारी तरह माल लेकर कोरबा से दंतेवाड़ा जा रहा था। मेरे साथ मेरा खलासी था, नाम था बाबूलाल। रात का वक्त करीब 1 बजे का रहा होगा। हम लोग उसी मोड़ के पास पहुंचे जहां से आगे कांकेर का जंगल शुरू होता है। सड़क इतनी वीरान थी कि ट्रक की हेडलाइट भी जैसे हार मान रही थी। यह सुनकर मुकेश ने गले से थूक निगलते हुए पूछा, फिर क्या हुआ चचा? उस बूढ़े ड्राइवर की आंखें जैसे किसी पुराने डर को याद कर रही थीं। वो बोला, वहां हमें एक बुजुर्ग औरत दिखी, बिल्कुल अकेली, हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला लिए खड़ी थी। पहले तो सोचा कि कोई रास्ता भटक गई होगी, लेकिन जैसे ही उसके पास ट्रक ले गया, उसने हाथ से रुकने का इशारा किया। मैंने ट्रक रोकने ही वाला था कि बाबूलाल चीखकर बोला, साहब मत रोकिए, ये जगह ठीक नहीं है। पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। वो औरत पास आई और बोली, बेटा मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो, कोई गाड़ी नहीं आ रही। मैंने उसे ट्रक में बिठा लिया और यहीं मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। ढाबे पर सब खामोश हो गए थे, सिर्फ चाय के बर्तनों की खनखनाहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मुकेश ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ चचा? वो धीमी आवाज में बोला। वो चुपचाप पीछे बैठ गई, पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन जब मैंने शीशे में देखा, उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ लगातार कुछ फुसफुसा रहे थे। मैंने बाबूलाल से कहा कि देख तो सही ये क्या बड़बड़ा रही है। बाबूलाल पीछे गया, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, अचानक चीख पड़ा, साहब ये औरत, ये तो उसकी आवाज वहीं थम गई। मैंने घबराकर ट्रक रोक दिया और दौड़कर पीछे पहुंचा, लेकिन पीछे वो औरत कहीं नहीं थी। हाँ, बाबूलाल ट्रक के केबिन में पड़ा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, होंठ सख्त और उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। उस बूढ़े ड्राइवर की आंखें भर आई। वो बोला, धड़कन ही नहीं थी, बिल्कुल शांत, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को खींच लिया हो। हम और बाबूलाल वहीं जड़ होकर खड़े रह गए थे। जब पुलिस को बताया तो उन्होंने हंसकर कहा, हार्ट अटैक होगा। लेकिन बेटा, आज भी जब उस मोड़ से गुजरता हूं तो बाबूलाल की चीख कानों में गूंज जाती है, साहब मत रुकिए, ये रास्ता ठीक नहीं है। ढाबे की चौपाल पर गहरी चुप्पी छा गई। बस चाय के बर्तनों की खनक और बाहर से आती कुत्तों की भौंक ही माहौल को और डरावना बना रही थी। मैंने उस बूढ़े ड्राइवर से पूछा, तो चचा आप क्या कहते हो, हमें किस रास्ते से जाना चाहिए? वो गंभीर स्वर में बोला, अगर सुबह तक रुक सकूं तो रुक जाओ, वरना पीछे की तरफ एक पुराना सरकारी रास्ता है, घुमावदार है पर सुरक्षित। वहां ना आत्मा मिलेगी
न इंसान। बस याद रखना, अगर गाड़ी खराब हो गई तो मदद भी कोई नहीं मिलेगी। मैं और मुकेश कुछ देर चुप रहे। फिर मुकेश बोला, ड्राइवर जी, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो पहले से ही डर लग रहा है। चलो उस पुराने रास्ते से ही चलते हैं। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मुकेश, मैं डर के दम पर कभी फैसला नहीं करता, लेकिन आज सच में कुछ अलग महसूस हो रहा है। चचा, बताओ वो रास्ता कहां से कटता है? बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने गहरी सांस ली और बोला, यहां से करीब 3 किलोमीटर पीछे एक पीपल का पेड़ मिलेगा। उसके नीचे से एक पतला रास्ता कटता है। वही पुराना सरकारी रास्ता है। लेकिन ध्यान रहे बेटा, उस रास्ते पर सन्नाटा ही सन्नाटा मिलेगा। मैंने उसका धन्यवाद किया। बूढ़ा ड्राइवर धीरे धीरे अपने ट्रक की ओर बढ़ गया, लेकिन उसकी कही बातें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। अगर हवा में सड़न की गंध आए तो समझ लो रास्ता नहीं, मुसीबत है। मैं और मुकेश ढाबे से बाहर आए। ट्रक के पास खड़े होकर मैंने आसमान की ओर देखा। चारों तरफ काला अंधेरा फैला था। ऊपर का चांद भी बादलों में छुप चुका था। मुकेश ने धीरे से पूछा, ड्राइवर जी, अब बताइए, चलना है या रुकना है? मैंने गहरी सांस ली और कहा, चलेंगे, लेकिन उस सूंघा मार्ग से नहीं। हम पुराने रास्ते से जाएंगे, उसी पीपल के पेड़ से मुड़कर। मुकेश ने राहत की सांस ली और बोला, ठीक है साहब, कम से कम वो मनहूस रास्ता तो नहीं है। हम दोनों ट्रक में बैठे। मैंने चाबी घुमाई। इंजन ने एक भारी आवाज निकाली और अंधेरे को चीरता हुआ ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ढाबे से निकलते वक्त मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वही चारपाई, वही जलता बल्ब, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। जैसे सब कुछ पलक झपकते ही गायब हो गया हो। शायद डर कुछ ऐसा ही होता है जो सबसे पहले माहौल को खाली कर देता है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और मुकेश को देखते हुए कहा, चलो जल्दी यहां से निकलते हैं, देर हो रही है। मुकेश ने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाया। उसकी आंखों में वही अजीब सी बेचैनी थी। करीब 3 किलोमीटर बाद हमें वो पुराना पीपल का पेड़ दिखा। रात की हल्की हवा में उसकी टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य साया उन पत्तों को छू रहा हो। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम की। मुकेश धीरे से बोला, सर, लगता है ये वही जगह है जिसके बारे में ढाबे वाला बता रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। हवा अचानक ठंडी लगने लगी। हाईवे पर सन्नाटा था और सिर्फ ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। तभी पीपल के पेड़ के नीचे मुझे एक आकृति खड़ी दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल स्थिर, जैसे हमारा इंतजार कर रही हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने मुझे बताया था। पीपल का पेड़ बड़ा छांवदार था, लेकिन रात में वो किसी साये की तरह लग रहा था। उसके ठीक नीचे से एक सिंगल लेन की पुरानी सड़क निकलती थी। सड़क सुनसान थी। दूर तक कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक रास्ता जो धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो रहा था। मैंने ट्रक को मोड़ दिया। जैसे ही हम उस रास्ते पर चढ़े, हवा का रुख अचानक बदल गया। एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। मुकेश ने धीरे से पूछा, सर, कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? मैंने मुस्कुराकर कहा, डर का बीज तो उस ढाबे पर ही बो दिया गया था। अब ये हर सन्नाटा हमें डराएगा। शुरुआत में सड़क ठीक थी, पक्की थी और हमारी हेडलाइट दूर तक जा रही थी, लेकिन दोनों तरफ पेड़ खड़े थे, जैसे कोई खामोश दर्शक हमारी यात्रा देख रहा हो। करीब 10 मिनट बाद ट्रक के भीतर एक हल्की सी धक की आवाज आई। मैंने रियर व्यू मिरर देखा, कुछ नहीं। मुकेश ने घबरा कर पूछा, सर, आवाज सुनी? हाँ,
शायद कोई गड्ढा आ गया होगा, मैंने कहा। लेकिन फिर एक और झटका लगा। इस बार ट्रक थोड़ा डगमगा भी गया। मैंने ब्रेक दबाया और ट्रक को किनारे खाड़ कर दिया। मुकेश, उतर के देख ले भाई, कोई टायर तो नहीं गया, मैंने कहा। मुकेश नीचे उतरा, हाथ में टॉर्च लेकर चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। अंधेरा इतना घना था कि हर पेड़ और झाड़ी कुछ अजीब सा आकार बना रही थी। मैं ट्रक में बैठा बैठा ही बाहर देख रहा था। तभी मुकेश ने मेरी तरफ देखे बिना बोला, सर सब ठीक है, आप ही का वहम होगा। मैं चौंक गया और उसकी आवाज की दिशा देखने की कोशिश की, लेकिन आवाज तो ट्रक के आगे की तरफ से आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुकेश तो पीछे गया था, अब आगे से कैसे बोल रहा है? मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और धीरे धीरे नीचे उतरा। जैसे ही कदम बाहर रखा, नाक में एक अजीब सी सड़न की गंधा घुस गई। ठीक वही गंध जिसके बारे में उस बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने मुझे चेताया था कि अगर हवा में सड़न की गंध आए तो समझ लो रास्ता नहीं, मुसीबत है। मैंने तुरंत जोर से आवाज लगाई, मुकेश तू कहां है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा का झोंका आया और पीछे झाड़ियों से पत्तों की सरसराहट सुनाई थी। मैंने हिम्मत करके ट्रक के पीछे जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुकेश गायब था। न उसकी टॉर्च, न उसके कदमों की आवाज, कुछ भी नहीं। सिर्फ अजीब खामोशी और हवा में फैलती सड़न की तेज होती गंध। मैंने 2-3 बार जोर से आवाज लगाई, मुकेश तू कहां गया? जल्दी बोल। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कोई जवाब नहीं आया। मैं घबरा गया। चारों तरफ देखा, जंगल और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं था। एक बार मन में आया कि ट्रक स्टार्ट करके सीधा निकल जाऊं, लेकिन मुकेश, उसे यूं छोड़कर नहीं जा सकता था। मैं धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ा कि मोबाइल से टॉर्च चला सकूं, लेकिन जैसे ही ट्रक के पास पहुंचा, सामने से कोई चलता हुआ दिखाई दिया। हेडलाइट की हल्की रोशनी में उसकी परछाई उभर रही थी। शरीर देखकर पहचानने में कुछ समय लगा, लेकिन जैसे ही चेहरा पास आया, मेरी सांसें थम सी गईं। वो मुकेश था। धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था, चुपचाप, बिना कुछ बोले, एक अजीब सी चाल में। मैंने राहत की सांस ली और कहा, अबे कहां चला गया था इतनी देर? मैंने आवाज लगाई कई बार, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुकेश ने धीरे से कहा, टायर में कुछ अटका था, देख रहा था। मैंने गौर किया, उसकी आवाज थोड़ी भारी और सुस्त थी, जैसे वो थक गया हो या जैसे वो वही मुकेश ही ना हो। मैंने फिर पूछा, इतनी देर कहां था? वो बोला, अंदर चलो, जल्दी निकलना है ना। इतना कहकर वो चुपचाप ड्राइवर की साइड के दरवाजे की ओर बढ़ गया। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। अंदर चलो, ये लाइन हमेशा मैं कहता हूं, रूटीन की तरह, लेकिन आज मुकेश नहीं कह रहा था। वो हमेशा दरवाजा पकड़कर खड़ा रहता था, जब तक मैं ना बोलूं ट्रक में चढ़ता नहीं था। कुछ तो अलग था इस बार। मैं उसके पीछे ट्रक में चढ़ा। जैसे ही अपनी सीट पर बैठा, उसकी तरफ देखा। वो सीट पर बैठा था, लेकिन उसकी नजरें सीधे सामने टिकी थीं। ना इधर देखा, ना बात की, बस एकदम शांत। मैंने धीरे से कहा, क्या हुआ बे, बोल क्यों नहीं रहा? वो धीरे बोला, बस यूं ही, थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सड़क वैसी ही सुनसान थी, तंग और दोनों ओर कटीली झाड़ियां। हम चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। मुकेश बिल्कुल शांत, न कोई गाना गुनगुना रहा था, न कोई बात कर रहा था। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन जैसे ही आवाज आई, मुकेश झट से रेडियो बंद कर दिया। मैंने पूछा, अबे क्या हुआ? वो बोला, मत चलाओ सर, शोर नहीं सह पा रहा। शोर, ये तो उसका सबसे पसंदीदा रेडियो स्टेशन था।
अब मुझे सच में अजीब लगने लगा। कुछ किलोमीटर और चलने के बाद सड़क अचानक एक मोड़ पर मुड़ गई। अंधेरा और खामोशी दोनों ओर गहरा हो गए। सड़क बहुत तीखी थी और ट्रक की रफ्तार धीमी करनी पड़ी। जैसे ही मोड़ पार किया, सामने एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर के पास बैठी थी एक बूढ़ी औरत। ध्यान से देखा, सिर झुका हुआ, सफेद बाल बिखरे हुए, शरीर पर मैली और कुचैली साड़ी, हाथों में एक भारी सा झोला। मुकेश अचानक सतर्क हो गया। उसने फौरन कहा, सर मत रोकिएगा। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में अब वही पुराना मुकेश झलक रहा था। मैंने पूछा, क्यों, क्या बात है? वो बस इतना ही बोला, रोकिए मत। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए, लेकिन मुकेश की बात सुनकर मैंने हाथ पीछे खींच लिए। ट्रक की हेडलाइट उस बूढ़ी औरत को पूरी तरह रोशन कर रही थी, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया, हाथ नहीं हिलाया, कोई इशारा नहीं, बस वैसे ही बैठी रही, एकदम जड़, जैसे कोई मूरत। मैंने कहा, अगर सच में मदद मांगती तो हाथ हिलाती, ये तो टस से मस नहीं हो रही। मुकेश ने कहा, आगे बढ़िए सर, इसे देखने का मतलब ही नहीं है। मैंने गियर बदला और ट्रक धीरे धीरे उस औरत के पास से गुजार दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके सामने से गुजरा, एक अजीब सी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे ट्रक के अंदर किसी ने फूंक मारी हो, ठंडी, भारी और डरावनी। मैंने शीशे से पीछे देखा, वो औरत अब भी वैसे ही बैठी थी। मैंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, बस थकान है। लेकिन कुछ तो था, कुछ ऐसा जो मेरे बस से बाहर लग रहा था। मुकेश अब धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगा। धीरे से बोला, सर आपको पता है ना, हम अब वापस नहीं मुड़ सकते। उसकी बात मेरे कानों में गूंजती रही। मैं ट्रक चलाते हुए उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब थोड़ा पीला और सूखा लग रहा था, आंखें अंदर धसी हुई, माथे पर पसीना। मैंने पूछा, बुखार तो नहीं है मुकेश? वो बोला, पता नहीं सर, लेकिन कुछ तो है जो अंदर से घुटन दे रहा है। दिल करता है कि बस अभी ट्रक रोककर कहीं भाग जाऊं। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हम पहुंचने वाले हैं, बस कुछ घंटे की बात है। लेकिन मेरे दिल में भी बेचैनी भरने लगी थी। अब हम एक ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां रास्ते के दोनों ओर कोई पेड़ पौधा नहीं था, जैसे जमीन खुद बीमार हो चुकी हो। धूल उड़ रही थी, लेकिन हवा में हलचल नहीं। मुकेश खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें किसी एक जगह पर अटक गई थी। मैंने मुकेश का ध्यान भटकाने के लिए पूछा, क्या सोच रहा है? वो धीरे से बोला, सर आपने उस औरत की आंखें देखी क्या? मैं चौंक गया। कौन सी आंखें? उसने तो चेहरा भी नहीं उठाया था। मुकेश ने हल्की हिम्मत से कहा, मेरे हिसाब से उसने मुझे देखा। उसकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल सफेद, न पुतली न भाव, बस एक खाली सफेदपन। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ठंडी सांस ली। अब तक रात के करीब 3 बज चुके थे। ट्रक का इंजन भी थोड़ा गर्म होने लगा था। मैंने सोचा थोड़ा ट्रक को आराम दे दूं और वहीं किनारे रोक लिया। जैसे ही गाड़ी रोकी, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई किसी भारी चीज को घसीट रहा हो। मुकेश ने चुपचाप बाहर की तरफ देखा, फिर झट से मुझसे बोला, सर ट्रक के पीछे कोई चल रहा है। मैंने गर्दन मोड़ी, लेकिन कुछ भी नहीं था। मुकेश दरवाजा खोलने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, नीचे मत उतर। जो है, अगर है भी तो अंदर रहना ही समझदारी है। हम दोनों चुपचाप ट्रक केबिन में बैठे रहे। मैंने लाइट बंद कर दी ताकि बाहर की हरकतें साफ दिखें। कुछ पल बाद सड़क के किनारे हेडलाइट की धीमी रोशनी में एक परछाई उभरी। छोटी नहीं, बड़ी, औरत जैसी, लेकिन अब झुकी नहीं थी। उसका चेहरा अब सीधा हमारी तरफ था।
मैंने ध्यान से देखा, वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन उसकी चाल बदल चुकी थी। वो धीरे धीरे ट्रक के बिल्कुल पीछे तक आई। हम अंदर से सांस रोके बैठे थे। फिर अचानक ट्रक के पीछे वाले हिस्से से धप धप की आवाजें आने लगी, मानो कोई हाथों से ट्रक का ढक्कन पीट रहा हो। मुकेश धीरे से बड़बड़ाया, सर, ये क्या है? मैंने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, हम अभी यहां से निकलते हैं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इंजन ने आवाज नहीं की। एक बार, 2 बार, 3 बार, हर बार कट 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 की आवाज आती, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। मुकेश अब लगभग कांप रहा था। सर, जल्दी कीजिए, ये पीछे है। मैंने आखिरी बार पूरा जोर लगाकर चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना कुछ देखे ट्रक आगे बढ़ाया। जैसे ही ट्रक चला, पीछे से किसी की चीखने जैसी डरावनी आवाज आई। मुकेश ने कान बंद कर लिए। मैंने मिरर से पीछे देखा और मेरी सांस अटक गई। वो औरत अब ट्रक के पीछे पीछे दौड़ रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन से छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में सरक रही थी। चेहरा पूरी तरह काला और आंखों की जगह 2 जलती हुई सफेद रोशनियां। मुकेश जोर से चिल्लाया, सर, वो आ रही है, और तेज करो। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और एक हाथ से हेडलाइट का स्विच दबाया। फुल बीम हेडलाइट की तेज रोशनी में वो अचानक गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। ट्रक अब एक वीरान खेत के पास से गुजर रहा था। हवा एकदम भारी और ठंडी हो गई थी। मुकेश मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक। मैंने पूछा, ठीक हो? वो मुस्कुराया, हां, अब तो मजा आएगा। उसके चेहरे पर फैली वो अजीब सी शांति और आंखों की चमक, कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक कंपा गया। मैंने एकदम चुपचाप गाड़ी चलाना जारी रखा। ट्रक की हेडलाइट आगे की वीरानी को काटती जा रही थी, लेकिन अब वो अंधेरा भी जैसे हलचल करने लगा। मुकेश खिड़की से बाहर देख रहा था, बिल्कुल स्थिर, न बोल रहा था, न हिल रहा था। मैंने सोचा शायद डर के कारण ऐसा हो गया है, लेकिन फिर मैंने उसकी आंखें देखी। अब डर नहीं, बल्कि शिकार तलाशने वाली नजरें। मैंने बात घुमाने की कोशिश की, मुकेश, जब उस औरत से सामना हुआ था तो डर गया ना? वो धीरे से बोला, डर? अब कैसा डर सर? अब तो सब कुछ बहुत साफ दिखता है। मैंने पूछा, क्या साफ दिखता है? वो बोला, कौन असली है, कौन नहीं, किसे बचाना है और किसे ले जाना है। उसकी ये बात सुनकर मेरा शरीर सिहर गया। ले जाना है किसे? मैंने गला साफ करते हुए कहा, मजाक मत कर बेटा, सुबह होने दे, फिर तुझे डॉक्टर को दिखाऊंगा। मुकेश मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसकी पुरानी मासूम मुस्कान नहीं थी। अब सड़क धीरे धीरे और संकरी होती जा रही थी। दोनों तरफ ऊंचे झाड़ झंखाड़ और बीच में एक टूटी फूटी पगडंडी जैसी पट्टी। गाड़ी हिचकोले खा रही थी और मुझे ध्यान देना पड़ रहा था। तभी ट्रक के डैशबोर्ड से हल्की सी टप टप की आवाज आई। मैंने नीचे देखा, रेडियो अपने आप ऑन हो गया था। सामने कोई स्टेशन नहीं चल रहा था, लेकिन रेडियो में सिर्फ एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई पुराना भजन धीमे सुर में गा रहा हो। मैंने तुरंत स्विच ऑफ किया, लेकिन जैसे ही बंद किया, पीछे की सीट से मुकेश की आवाज आई, चलने दो, अच्छा लग रहा है। मैं हैरान होकर देखा, मुकेश अब ड्राइवर सीट से पीछे वाली बर्थ पर जा चुका था। मैंने पूछा, तू कब गया पीछे? वो बोला, जब तुम मेरी बातों से बचने लगे। मैं अब घबरा गया। बचने लगे? क्यों?
मैंने ब्रेक मारा, ट्रक को रोका और सीधा पीछे की तरफ देखा। मुकेश लेट नहीं रहा था, वो बैठा हुआ था, सिर झुकाकर कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने आवाज दी, अबे सीधा जवाब दे, क्या कर रहा है? वो धीरे से सिर उठाया और मेरी सांस रुक गई। उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, लेकिन उसकी पुतलियों में हल्की सफेदी आ चुकी थी और उसके माथे पर पसीने की जगह काले निशान थे, जैसे किसी ने अंगुली से घिसा हो। वो बोला, अब तुम्हें समझ में आया ना सर, क्यों कहा था कि अब हम वापस नहीं मुड़ सकते? मैंने फौरन उसके कंधे को पकड़कर झकझोर दिया। अबे पागल हो गया क्या? क्या बक रहा है? वो धीरे से बोला, वो औरत ट्रक में है सर। कब से है? तुमसे तो पहले आ गई थी। उसने मेरा शरीर नहीं लिया, मेरे जहन को लिया है। मैं पीछे हट गया। मुकेश, ये सब क्या कह रहा है तू? उसने अपनी जेब से एक पुराना सा तावीज निकाला और मेरी ओर फेंक दिया। इसे पहनो, शायद तुम बच जाओ। मुझसे अब कुछ नहीं होगा। मैंने वो तावीज उठाया, हाथ में आते ही वो बर्फ जैसा ठंडा लगा। तभी ट्रक के बाहर जोर से कुछ टकराया। जैसे ही आवाज आई, ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी चीज छत से कूदी हो। मैंने फौरन सामने की ओर देखा। हेडलाइट के चारों तरफ कोहरा जमने लगा था और उसी कोहरे के बीच एक धुंधली सी आकृति अब ट्रक के बोनट के सामने खड़ी थी। मुकेश अब भी पीछे बैठा था, लेकिन उसकी आवाज अब भारी और गंभीर हो गई थी। सर, वो आ गई है। अब चाहे आप ताबीज पहन लो या मंत्र पढ़ो, जिसे वो चुनती है उसे जाना ही होता है। ट्रक के बोनट के सामने कोहरे के बीच वो आकृति अब साफ दिखाई देने लगी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन आकार वही था जो हमने उस बूढ़ी औरत में देखा था। झुकी हुई, सर झुका हुआ और बाल हवा में बेतरतीब उड़ रहे थे। मैं ट्रक के अंदर स्टीयरिंग के पीछे बैठा था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपने कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। पीछे मुकेश अब भी चुप था, लेकिन उसकी सांसें भारी और धीमी हो चुकी थी। मैंने ट्रक का हॉर्न बजाया, कोई हरकत नहीं। वो आकृति अभी भी वहीं खड़ी थी। अब उसका एक हाथ उठा और वो धीरे धीरे ट्रक के बोनट को छूने लगी, जैसे कोई पुराना सामान टटोल रहा हो। मुझे याद आया ताबीज जो मुकेश ने मुझे दिया था। मैंने उसे जेब में रखा था, लेकिन पहना नहीं था। मैंने जल्दी से वो ताबीज गले में डाल लिया और उसी पल कोहरा थोड़ा हट गया। अब उसका चेहरा थोड़ा दिखाई देने लगा और दोस्तों, जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस औरत की आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो काली खाली जगहें जिनसे धुआं सा निकल रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उन झुर्रियों में गुस्सा नहीं था, एक अधूरी चित्कार थी। उसके होंठ कुछ बड़बड़ा रहे थे, जैसे कोई मंत्र या शाप। मैंने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा। मुकेश अब धीरे धीरे अपने हाथ से अपना चेहरा रगड़ रहा था, जैसे किसी और की परतें उतार रहा हो। मैं चिल्लाया, मुकेश क्या कर रहा है बे? वो जवाब नहीं दे रहा था। फिर मैंने देखा ट्रक के बोनट से वो औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका अक्स अब ट्रक के शीशे पर था, जैसे कांच पर कोई चेहरा चिपक गया हो। मैं घबराकर शीशे पर पानी डाला, वाइपर चलाया, लेकिन वो चेहरा अब भी वही था। तभी मुकेश की आवाज आई, सर, अब अगर आपको बचना है तो ट्रक इस रास्ते से मत ले जाइए। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? वो बोला, थोड़ा आगे एक मोड़ है, अगर आप वहां मुड़ते हैं तो शायद हम इस दायरे से बाहर निकल सकते हैं। मैंने पूछा, लेकिन तू ये सब कैसे जानता है बे? वो चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, क्योंकि मैं अब उसका हिस्सा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भी उसकी तरह बनो। मेरी आंखें भर आई थीं। मुकेश, तू क्या कह रहा है? तेरे साथ क्या हुआ है? वो बस इतना बोला, वो रात जब मैं नीचे टायर देखने गया वो वहीं थी, ट्रक के नीचे।
उसने मुझे देखा और मेरे अंदर कुछ गायब हो गया। जो वापस आया वो सिर्फ मेरा शरीर था। अब मेरी पूरी देह कांप रही थी। मुकेश मेरी तरफ देख रहा था। सर, आप मुझे बहुत मानते थे ना? उसने धीरे से पूछा। मैंने कहा, भाई जैसा मानता था तुझे। वो बोला, तो एक आखिरी बात मान लो, आगे वाले मोड़ से ट्रक को सीधा मत ले जाना। बाईं ओर जो टूटी उबड़ खाबड़ पगडंडी दिखे वहीं से मोड़ लेना, क्योंकि सीधा रास्ता अब रास्ता नहीं, वो उसकी बाहों में जाता है, और अगर आपने वो मोड़ लिया तो आप बच सकते हैं। मैं नहीं, लेकिन आप जरूर। अब ट्रक उस मोड़ के करीब पहुंच रहा था। सामने की सड़क साफ थी, लेकिन हवा और कोहरा बहुत घना था। बाईं ओर एक टूटी ऊबड़ खाबड़ पगडंडी जा रही थी जो धीरे धीरे अंधेरे में खो जाती थी। मेरे पास वक्त बहुत कम था। सीधे जाऊं या मुकेश की बात मानकर बाईं तरफ मुड़ जाऊं? तभी सामने से फिर वो चीख सुनाई दी, वही डरावनी दम घोटू आवाज। मेरे दिल ने कहा, अब नहीं, अब मुझे भागना था। मैंने स्टीयरिंग जोर से घुमाया और ट्रक को बाईं तरफ मोड़ दिया। गाड़ी उस टूट फूट वाली पगडंडी पर थर थर कांप रही थी। रास्ता पत्थरों और गड्ढों से भरा था। ट्रक झटके ले रहा था, पर दिल में बस एक ही ख्याल था, अगर सीधा चला गया होता तो शायद अब तक मैं जिंदा न रहता। पीछे कोई आवाज नहीं आ रही थी, न विनोद की न उस अनजान चीज की, बस इंजन की गूंज और टायरों के नीचे से मिट्टी की खरखराहट। कुछ ही मिनटों में हम ऐसे इलाके में आ पहुंचे जहां सड़क का नामो निशान भी नहीं था। केवल 2 पतली पट्टियां और दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, न कोई गाड़ी, न कोई इंसानी आवाज, न हवा का चलना, सिर्फ एक घुटन भरी तन्हाई। तभी असलियत ने थपकी दी। मैं सच में अकेला था। विनोद पीछे की केबिन में बैठा था। यह यूं सोचा जा रहा था। हिम्मत करके मैंने पीछे झांका, केबिन खाली था। विनोद कहीं नजर नहीं आया। मेरी हिम्मत जैसे घुट गई, गला सूख गया। सिर्फ मैं, मेरा ट्रक और ये अनजान डरावना रास्ता। आशा की एक किरण पाने को मैंने रेडियो चालू किया। शायद कोई गाना आ जाए, कोई आवाज मिल जाए, पर रेडियो से जो सुर निकल रहा था वो उस रात कुछ अलग था। कोई भी धुन अब भजन जैसा शांति नहीं दे रही थी, बल्कि एक तरह की कर्कश कराह लग रही थी। मैंने रेडियो तुरंत बंद कर दिया। घड़ी की सुइयों ने बताया कि रात अब करीब 5, साढ़े 5 हो चुकी थी। अब निर्णय लेना था, वहीं रुका रहूं या आगे बढ़ जाऊं। खामोशी में एक धीमी समेटी हुई उम्मीद थी कि विनोद कहीं पास ही होगा, पर जो खाली केबिन ने बताया वो किसी उम्मीद का पता नहीं दे रहा था। ट्रक की कड़ाक सी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और हर तरफ फैली उस ठंडी तन्हाई ने वो एहसास दिया कि मैं अब किसी मोड़ पर आ पहुंचा हूं जहां से लौटना आसान नहीं होगा। मैंने गहरी सांस ली, दरवाजा बंद किया और हाथ कांपते हुए स्टीयरिंग पकड़ी। पता नहीं आगे क्या था, पर एक बात तय थी, अब मुझे अपनी हिम्मत से ही उस रात के सन्नाटे से पार पाना था। लेकिन आसमान में न कोई तारा था न चांद, बस घना कोहरा और चारों ओर वीरानी। तभी मेरी हेडलाइट की रोशनी में सामने कुछ दिखा। रास्ते के बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर। दीवारों पर लाल धागे बंधे हुए थे और एक चबूतरे पर किसी देवी की छोटी सी मूर्ति रखी थी, शायद मां काली की। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक को किनारे लगाया और नीचे उतरकर मंदिर की सीढ़ियों की ओर भागा। पहली बार उस रात मेरे पैरों के नीचे जमीन ठंडी नहीं बल्कि ठोस महसूस हुई। मंदिर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी शांति ने घेर लिया। धुंधली रोशनी में अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू थी। दीवार पर किसी ने लिखा था, जो यहां रुका वही बचा। मैं वहीं बैठ गया, पसीने से तर शरीर, दिल की धड़कनें अब भी तेज, लेकिन मन थोड़ा स्थिर हो गया। मैंने जेब से वो तावीज निकाला जो मुकेश ने दिया था और उसे मूर्ति के पास रख दिया। धीमे स्वर में बोला, मां, आज सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ ही मुकेश की आत्मा भी भटक रही है। अगर उसे मुक्ति मिल जाए तो मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। अचानक मंदिर के अंदर एक हल्की हवा चली और वो तावीज अपने आप खिसक गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई इशारा था या मेरा वहम, समझ नहीं पाया। मैंने तुरंत तावीज उठाकर फिर से गले में डाल लिया।
तभी मंदिर के अंधेरे कोने से एक भारी आवाज गूंजी, बेटा, इस रास्ते से जाने वाला तो तीसरा है, पहले 2 लौटकर कभी वापस नहीं आए। मैंने चौंक कर पीछे देखा, वहां बैठा था एक अंधा बाबा, चेहरे पर झुर्रियां लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। मैंने घबरा कर पूछा, बाबा ये रास्ता क्या है और मैं बच जाऊंगा ना? बाबा धीमे स्वर में बोले, बच तो तू गया बेटा, लेकिन तुझ पर अब उसका निशान लग चुका है। वो प्रेत जो औरत की शक्ल में थी अब तेरे पीछे नहीं, तेरे अंदर देख रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते स्वर में पूछा, तो अब मैं क्या करूं बाबा? उन्होंने अपनी बंद मुट्ठी खोली और वही तावीज मेरी ओर बढ़ाया। सूरज निकलने तक मंदिर के पास ही रह, इस तावीज को न उतारना और उस ट्रक को वहीं खड़ा रहने देना। जिस चीज ने मुकेश को लिया वो अभी शांत है, पर अगर तू जरा भी हिला तो फिर वो जाग जाएगी। अब मैं मंदिर की चौखट पर चुपचाप बैठा था। मुकेश की यादें, उसकी बातें, उसका हंसता चेहरा सब आंखों में घूम रहा था। उसने खुद को खो दिया मुझे बचाने के लिए। अब सिर्फ सुबह होने का इंतजार था, या यूं कहें जिंदा रहने की उम्मीद। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे कई घंटे गुजर गए। कभी हवा अचानक ठंडी हो जाती, कभी थम जाती। आसमान में अब भी वही गाढ़ा कोहरा टिका हुआ था। मैं बार बार मंदिर के अंदर उस अंधे बाबा की ओर देखता। वो वहीं बैठे थे, एक हाथ में माला, आंखें बंद। शायद उन्हें सब पता था, या शायद उन्होंने ये सब पहले भी देखा था। मैंने धीरे से पूछा, बाबा सुबह कितनी दूर है? उन्होंने आंखें खोली और बस इतना कहा, तेरा वक्त अब वक्त पर नहीं टिकता बेटा, तू सवाल कम कर, मन को शांत कर। जब सूरज निकलेगा तब तुझे मुकेश की आवाज फिर सुनाई देगी। मैं चुप हो गया और रात अब और भी लंबी लगने लगी। दिल में 1000 सवाल उमड़ रहे थे। मुकेश कहां गया? वो मर गया या कहीं फंस गया? क्या वो औरत की आत्मा अब भी मेरा पीछा कर रही है, या फिर मैं सिर्फ अपने ही डर के साए में जी रहा हूं? तभी मंदिर के बाहर हलचल हुई। सूरज की पहली किरण आसमान को चीरते हुए फैली। कोहरा धीरे धीरे हटने लगा और उसी रोशनी में मेरे ट्रक की बॉडी चमकने लगी। मैंने तावीज को कसकर पकड़ लिया। मन ही मन बुदबुदाया, मुकेश अगर तू कहीं है तो अब आ जा, मैं अकेला नहीं रह सकता। और जैसे ही ये शब्द मेरे दिल से निकले, मंदिर के भीतर एक तेज हवा का झोंका आया। दिए की लौ अचानक भभक उठी। अंधे बाबा ने आंखें खोली और धीमे से कहा, तैयार हो जा बेटा, वो आ रहा है। मैं हड़बड़ा कर बोला, कौन? बाबा ने बस एक शब्द कहा, सच। और तभी मंदिर की चौखट पर एक परछाई दिखाई दी। छोटा कद, पतली काया, सिर झुका हुआ। मैंने पहचान लिया, मुकेश। मैं चिल्लाता हुआ उसकी ओर भागा। वो मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था, बिल्कुल चुपचाप। मैंने पास जाकर उसका कंधा पकड़कर हिलाया, अभी तू ठीक है ना? कहां चला गया था बे? उसने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा साफ था, आंखें पहले जैसी, लेकिन माथे पर अब वो काले निशान नहीं थे। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रह सका। मैं अंदर ही अंदर खो गया था। मैंने कहा, अब सब ठीक है बेटा, तू वापस आ गया है। वो धीरे हंसा और बोला, नहीं सर, मैं आया तो हूं पर सिर्फ कुछ देर के लिए, मैं अब यहां नहीं रुक सकता। उसकी बातें मेरे कानों में धड़कने लगी। मैंने चौंक कर कहा, क्या बकवास कर रहा है तू मेरे साथ चल रहा है, ट्रक में बैठ, हम मिलकर घर चलेंगे। वो मुस्कुराया पर मुस्कान में पुरानी ठंडक थी। फिर बोला, सर जब आप बाईं ओर मुड़े थे ना, उस मोड़ पर मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया था। जो आज आपसे बात कर रहा है वो मुकेश की आत्मा है। शरीर तो उसी रात चला गया था। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैं कांप उठा। तू क्या कह रहा है बेटा? मैंने घबराते स्वर में कहा। वो पास आया, मेरा हाथ पकड़ा और अपनी छोटी सी आवाज में बोला, सर जब आप बाईं ओर मुड़े थे ना, उस मोड़ पर मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया था। जो आज आपसे बात कर रहा है वो मुकेश की आत्मा है। शरीर तो उसी रात चला गया था। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैं कांप उठा। तू क्या कह रहा है बेटा? मैंने घबराते स्वर में कहा। वो पास आया, मेरा हाथ पकड़ा और अपनी छोटी सी आवाज में बोला, सर
आप मुझे भाई जैसा मानते थे ना, तो एक आखिरी बात मान लो। क्या मेरे लिए 2 मिनट आंखें बंद करके प्रार्थना कर दोगे कि मुझे मुक्ति मिले? मेरी आंखों से आंसू खुद ब खुद बह निकले। मैं वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, आंखें बंद की और दिल से बोला, हे भगवान, जिसने मेरी जान बचाई उसे शांति देना। जहां भी है अब डर ना सताए। मुकेश को मुक्ति दे, जो अधूरा रह गया उसे पूरा कर दे। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, मंदिर के अंदर से एक हल्की हवा चली और दियों की लौ शांत से चमकी। फिर एक पीली रोशनी की तिरछी किरण मंदिर के दरवाजे से बाहर निकल गई और धीरे धीरे रास्ते पर फैल गई। मैंने देखा मुकेश की परछाई अब वहां नहीं थी। अंधे बाबा ने पीछे से कहा, अब वो चला गया, जो अधूरा था अब वो पूरा हुआ। मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए, पर दिल के भीतर एक सवाल अभी भी जिंदा था कि क्या वो औरत, वो आत्मा अब भी कहीं जिंदा है? क्या उसकी तलाश अभी भी बाकी है? बाबा ने मेरी आंखों की उलझन पढ़ ली और कहा, तेरा सफर तो खत्म हुआ बेटा, पर इस सड़क पर जो डर है वो अब भी जिंदा है, अगली गाड़ी का इंतजार कर रहा है। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। सुबह की किरणों ने आसमान साफ कर दिया था। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा, आंखों में नदी सी थकान और हाथों में अभी भी वही ठंडा तावीज। अपना ट्रक दूर चमकता हुआ देख रहा था। खाली रास्ता, धूल और अब भी कहीं न कोई आवाज, न कोई परछाई। मैं खड़ा हुआ, तावीज को अपने गले में कस लिया और धीरे धीरे ट्रक की ओर गया। रास्ते पर अब सन्नाटा था, पर मेरे भीतर कुछ हल्की राहत थी, क्योंकि मैंने अपने साथी के लिए आखिरी काम किया था। और जहां तक उस औरत की बात थी, सड़क अपनी कहानी छोड़कर आगे बढ़ती रहती है। कुछ कहानियां खत्म होती हैं, कुछ अधूरी रहती हैं और कुछ फिर किसी और शाम को लौट आती हैं। ट्रक वैसे ही खड़ा था, लेकिन अब उसकी बॉडी पर जो धूल जमी थी वो रात की कहानी अपने अंदर समेटे हुए थी। मैं उठकर मंदिर के बाबा से विदा लेकर धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ा। ट्रक में बैठते ही मन भारी हो गया। वो सीट जहां मुकेश बैठता था अब खाली थी। फिर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी मौजूदगी अभी भी वहीं है। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से स्टीयरिंग पकड़ी। चल बेटा, अब घर चलें। इंजन स्टार्ट किया और ट्रक धीरे धीरे उसी पुराने रास्ते की ओर बढ़ा जो अब रोशनी में साफ दिख रहा था। पहली बार ऐसा लग रहा था कि अब डर का साया थोड़ा हट गया है। रास्ते में कुछ दुकानें, लोग, बकरियां और गाड़ियों की आवाजें सुनकर सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन मैं जानता था कि सामान्य और शांत अलग अलग होते हैं। मैं ट्रक एक ढाबे पर रोका जहां मैं अक्सर रुकता था। वहीं जाकर एक कोने में बैठ गया, चाय का ऑर्डर दिया और पहली बार सब कुछ सोचने की कोशिश की कि क्या सच में मुकेश चला गया? क्या वो अब सिर्फ एक आत्मा बन गया था? और वो औरत, वो कौन थी? मैं इन सवालों में ही डूबा था कि ढाबे वाला लड़का पास आया और बोला, भाई साहब, ट्रक में कौन बैठा है? मैं चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो बोला, जब आप नीचे उतरे तो एक लड़का भी साथ था। उसने भी गाड़ी से उतरकर मंदिर की ओर देखा, लेकिन फिर अचानक वापस अंदर चला गया, पतला लाल टी शर्ट में। मेरे हाथ से चाय की प्याली गिर गई। लाल टी शर्ट, वही जो मुकेश हमेशा सफर में पहनता था। मैं उठकर तेजी से ट्रक की तरफ भागा। दरवाजा खोला और देखा, कोई नहीं था। सीट खाली, शीशे साफ, बस डैशबोर्ड पर एक चीज रखी हुई थी, मुकेश का तावीज। मैंने इसे उठाया और चारों तरफ देखा। दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। अगर वो चला गया था तो ये तावीज यहां कैसे? हर कोई अपने काम में व्यस्त था, कोई कुछ अजीब नहीं समझ रहा था। मैं ट्रक में बैठ गया, इंजन स्टार्ट किया और रास्ते पर निकल पड़ा। अब गंतव्य था अंबिकापुर, मेरा घर। रास्ते में कुछ अजीब नहीं हुआ, सब कुछ शांत रहा। लेकिन उसी शांति में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। अगले दिन दोपहर तक मैं घर पहुंच गया। घर वाले मुझे देखकर खुश हुए। सबने पूछा, मुकेश नहीं आया साथ? मैं कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और कहा, वो पीछे रह गया, पर ठीक है। रात को जब मैं अपने कमरे में अकेला था, मैंने ट्रक की चाबी टेबल पर रखी। तभी अचानक एक आवाज आई, सर, अब तो मजा आएगा ना? मैं चौंक कर पीछे देखा,
कोई नहीं था, सिर्फ खिड़की से आती ठंडी हवा और टेबल पर रखा मुकेश का तावीज जो धीरे धीरे अपने आप घूम रहा था। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। बीवी चाय बना रही थी, बेटा स्कूल की तैयारी में व्यस्त था और मैं बरामदे में ट्रक की चाबी और मुकेश का तावीज देख रहा था। पर मन के भीतर अब भी एक सन्नाटा था, कुछ ऐसा जो ना जबान पर कह सकते थे न किसी के साथ बांट सकते थे। मैंने धीरे से तावीज को टेबल की दराज में रखा और बाहर निकल गया। दिन भर का समय ऐसे बीता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही शाम हुई सब कुछ बदलने लगा। रात करीब 9 बजे मैं सोने ही वाला था कि किचन से हल्की सी बर्तन खड़कने की आवाज आई। मैंने सोचा शायद बीवी है, पर वो तो मेरे बगल में ही लेटी थी गहरी नींद में। मैं धीरे से उठा और कमरे से बाहर आया। किचन की बत्ती बंद थी। मैंने स्विच ऑन किया। सारे बर्तन ठीक ठाक रखे हुए थे, फिर भी मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अभी अभी मेरे पीछे से गुजर गया हो। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैं वापस कमरे में आया और लेट गया, लेकिन नींद अब आंखों से कोसों दूर थी। रात के करीब 1:45 बजे मेरी आंख खुली। कोई बहुत धीमी आवाज आ रही थी, मानो कोई गुनगुना रहा हो। मैंने करवट ली और देखा टेबल पर रखी तराज खुद ब खुद खुली हुई थी और मुकेश का तावीज वहां नहीं था। मैं उठकर तुरंत टेबल तक गया, अंदर हाथ डाला, खाली। सांसें तेज हो गईं। सोचा कहीं बच्चे ने खेल में निकाल तो नहीं लिया, लेकिन तभी पीछे से वही आवाज आई, सर, तावीज बिना पहने आप कैसे सो सकते हो? मैं तुरंत पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन वही आवाज अब कमरे में गूंज रही थी, सर, अब तो मजा आएगा ना, अब तो मैं हमेशा साथ रहूंगा, आपकी खामोशी में, आपकी थकान में और ट्रक के हर सफर में। मैं चिल्ला पड़ा, मुकेश, छोड़ दे मुझे, अब क्या चाहिए तुझे? फिर एकदम शांति, गहरी दम घोटने वाली खामोशी। मैं वापस बिस्तर पर बैठ गया। पसीना माथे से टपक रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बीवी की आंख खुली और उसने पूछा, क्या हुआ जी, सब ठीक तो है? मैं मुस्कुराकर झूठ बोला, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। पर सच्चाई ये थी, नींद अब आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं जान गया था कि मुकेश कहीं गया नहीं है। वो अब इस घर में है, मेरे साथ, हर पल, हर कोने में। सुबह जब मैं उठकर बरामदे में आया तो देखा ट्रक की विंडशील्ड पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। मिट्टी जमी हुई थी और उस पर लिखा था, आखिरी सफर अब शुरू होगा सर। उस दिन सुबह जब मैंने वो लिखा देखा, मुझे सब साफ हो गया। मैं जानता था कि कुछ है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मुकेश अब सिर्फ याद नहीं रहा, वो अब मेरा हिस्सा बन चुका था। वो अब मेरे हिस्से का साया बन चुका था। मैंने घर में किसी से कुछ नहीं कहा, बस तैयार होकर ट्रक की चाबी उठाई और निकल पड़ा अपने आखिरी माल की डिलीवरी पर। इस बार सफर था अंबिकापुर से रायपुर तक। रास्ता पहले भी कई बार गया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शुरू से ही ट्रक का साउंड भारी लग रहा था, जैसे कोई और मेरे साथ बैठा हो। मैंने ड्राइविंग शुरू की और रेडियो ऑन किया, पर अब भी वही गूंजती आवाज। मैंने रेडियो बंद किया और खिड़की से बाहर देखने लगा। चारों तरफ शांत जंगल, कहीं कहीं पत्थर और आसमान धीरे धीरे बादलों से भरता जा रहा था। तभी पीछे से मुकेश की आवाज आई, सर, इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलेंगे। मैं झट से मिरर देखा, कोई नहीं था, लेकिन सीट पर हल्की सी धसी हुई सिलवटें साफ बता रही थीं कि वहां कोई बैठा था। मैंने जोर से चिल्लाया, मुकेश, क्या चाहता है तू? आवाज आई, मुझे बस इतना चाहिए कि आप मेरे साथ चलो, जैसे मैं हमेशा आपके साथ चला करता था, हर सफर में, हर मोड़ पर। मैंने कहा, मैंने तुझे बचाने की कोशिश की थी बे। वो बोला, पता है सर, इसलिए मैं अब आपको बचाना चाहता हूं। उस प्रीत से मेरी समझ पर अब भी परे था। क्या वो आत्मा मुकेश की थी या उस औरत की, या दोनों मिल चुके थे? सड़क पर सामने वही बड़ा मोड़ आया जहां से सूंघा मार्ग शुरू होता था। मैंने ट्रक धीमा किया और वही बूढ़ा ट्रक ड्राइवर याद आया। उसने कहा था, अगर हवा में सड़न की बू आए, समझ लो अब रास्ता नहीं बचा। मैंने शीशा नीचे किया और वही सड़न हवा में महसूस हुई। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। या तो मैं इस मोड़ से गुजरता या फिर हमेशा के लिए वहीं खड़ा रह जाता। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और ट्रक को मोड़ पर चढ़ा दिया।
जैसे ही चढ़ा, सामने वही बूढ़ी औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उसके पीछे मुकेश खड़ा था। उसका चेहरा शांत था। वो बोली, सर अब मुझे जाने दीजिए और आप भी खुद को माफ कर दीजिए। इस रास्ते का डर अब खत्म हो गया है। डर ने मुझे ले लिया पर आपको नहीं। मैंने गाड़ी रोकी। वे दोनों जंगल की ओर मुड़े और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गए। अब ट्रक का इंजन फिर से हल्का चलने लगा। हवा में अब सड़न नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक और सुकून था। मैंने ट्रक चलाया, रायपुर की ओर डिलीवरी पूरी की और घर लौट आया। आज भी मैं ट्रक चलाता हूं, लेकिन कभी कभी जब रात बहुत सुनसान होती है, पीछे से हल्की आवाज आती है, सर अब तो मजा आएगा ना? और मैं बस मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि अब डर नहीं लगता। डर को पहचानना ही उसे जिताना है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।